मैं पे स्केल की बात करूँ, मेनांग की स्टार्टिंग सैलरी एक डेटा साइंटिस्ट की टोरंटो में या कनाडा में 110 to 120,000 रहती है। तो VP डेटा साइंटिस्ट पे वी कैन से दैट वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 300,000। यस डेफिनेटली 300,000 डेफिनेटली। विराट कोहली ने जो मेलबर्न में सामने छक्का मारा था, तो फिर पूछा गया विराट कोहली से कि आपने ये छक्का कैसे मार दिया, इसकी तो प्रैक्टिस कितनी बार करी आपने? तो विराट कोहली ने कहा इसकी तो मैंने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं करी। रोज़ के 1 घंटा ब्लॉक कर दें प्रैक्टिस करने के लिए। तो डेटा साइंस में काम कर रहे हैं जैसे आप कर रहे थे कभी, आज उनके मन में भी शायद चल रहा होगा कि हमें माइग्रेट करना है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि उनका क्या प्रोसीजर होना चाहिए? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ मिनांग्स पॉडकास्ट। और आज हम एक ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड वी वुड बी डाइविंग इनटू द टेक्निकल वर्ल्ड। जितने भी लोग आज एआई की तरफ देख रहे हैं, मशीन लर्निंग की तरफ देख रहे हैं, डेटा की तरफ देख रहे हैं, लाइक डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस, तो उन सब के बारे में बात करेंगे विद द स्कोप, सैलरी एक्सपेक्टेशंस एंड करियर ट्रेजेक्टरी इन कनाडा, वो सब कैसे रहेगा। सो टुडे वी हैव मिस्टर माज अनवर नोवानी who is working as a data scientist in EQ Bank downtown Toronto। तो इनसे आज बहुत सारी बात करेंगे और जानेंगे हाउ इज द स्कोप हियर। और सबसे पहले तो आप बताओ कैसा चल रहा है। थैंक यू सो मच मेनांग फॉर इनवाइटिंग मी टू योर फोरम। इट्स रियली एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सो बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने व्यूवर्स को एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूँगा अपने बारे में। सो एज मेनांग इंट्रोड्यूस्ड मी, माय नेम इज माज अनवर and currently I'm working as a data scientist in EQ Bank, Equitable Bank. It is also called Equitable Bank. It's in Toronto. तो मैं by profession I'm a computer science engineer. मैंने जामिया यूनिवर्सिटी से BTech किया कंप्यूटर साइंस में, and then I did my masters by research in data science and in natural language processing from IIIT हैदराबाद। उसके बाद मैं अराउंड 4 years मैंने दिल्ली में जॉब की, न्यू दिल्ली में एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड एज अ टीम लीड ऑफ डेटा साइंस इन AlgoScale। I was working on different type of projects such as natural language processing, building recommendation engines, opinion mining, sentiment analysis etc. So काफ़ी कुछ वहाँ पे भी काम किया, डीप लर्निंग पे, मशीन लर्निंग पे। उसके बाद फिर I moved here और मुझे अराउंड 2 साल होने को जा रहे हैं EQ बैंक में। यहाँ पे आई एम वर्किंग ऑन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा। सो अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी लर्निंग भी रही और कैरियर ट्रेजेक्टरी के हवाले से भी आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई मस्ट से कैनेडा हैज़ really opened me new avenues of learning और अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब आपने बताया था कि आप एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे इंडिया में, एंड हियर आल्सो यू आर वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट इन EQ बैंक, इक्विटेबल बैंक, जो डाउनटाउन में यहाँ पे टोरंटो में, राइट। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डेटा साइंटिस्ट हैं इंडिया में, जो डेटा साइंस में काम कर रहे हैं जैसे आप कर रहे थे कभी, और आपके मन में तब आया कि कनाडा माइग्रेट करना है। आज उनके मन में भी शायद चल रहा होगा कि हमें माइग्रेट करना है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज वो भी देख रहे होंगे। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि उनका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए फ्रॉम A to Z, ताकि उनकी हेल्प हो पाए और वो भी एज यू PR पे माइग्रेट कर पाए, या फिर एज अ स्टूडेंट भी। राइट। हाँ, मैंने कि बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो डेटा साइंस की फील्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो इस फील्ड में जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उनको अपनी जो स्किल है उस पर बहुत वर्क करना पड़ेगा एंड दे हैव टू बी वेरी इफेक्टिव एंड वेरी एफिशिएंट इन प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। अब प्रोग्रामिंग में सबसे पहले पाइथन या फिर R प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उन पे मास्टरी और उन पे गॉड लेवल की मास्टरी होनी बेहद ज़रूरी है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स और जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो डेटा साइंटिस्ट हैं और जो यहाँ पे जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये कि लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बहुत ही इफ़ेक्टिव बनानी होगी, बहुत इम्पैक्टफुल। जो भी आपने टेक्निकल प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको आप लिस्ट डाउन करिए, ताकि जो जॉब रिक्रूटर्स हैं वो जब अपना रेज्यूमे फ्लोट करते हो तो कई जॉब रिक्रूटर्स की टेंडेंसी होती है कि लिंक्डइन पे जाके आपका प्रोफाइल देखते हैं।
क्योंकि एक पेज के रिज्यूमे से शायद उनको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर उनको आपका रिज्यूमे अच्छा लगता है तो एक क्विक सर्च करके वो आपके लिंक्डइन पे जाके ज़रूर विजिट करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा सबसे पहले कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स को बहुत इलैबोरेट रखें, क्योंकि आपके पास वो पूरा कैनवस है आपने अभी तक जितना काम किया है उसके बारे में लिखने का। तो अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट डाउन करते वक्त उसमें इम्पैक्ट ज़रूर कहीं ना कहीं मेंशन करें कि आपने अगर किसी कंपनी में आपने अगर एक्स प्रोजेक्ट किया था तो उस एक्स प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या था, क्या आपने कॉस्ट रेवेन्यू अपनी कंपनी की इंक्रीज करी थी थ्रू दैट प्रोजेक्ट, या अगर कोई टाइम ड्यूरेशन का अगर कोई आउटपुट था तो आपने उसको मिनिमाइज किया था, या आपने कोई बेंचमार्क था जो आपने इंक्रीज किया, या फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई अगर रिकमेंडेशन इंजन बनाया था, जॉब रिकमेंडेशन इंजन बनाया था अपनी कंपनी के लिए, तो आपके उस जॉब रिकमेंडेशन इंजन को यूज़ करके आपकी कंपनी ने 30 और 40 न्यू हायर्स किए। तो एक नंबर, एक मेट्रिक डालना बेहद ज़रूरी है अपने डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स में लिंक्डइन पे। ओके। तो कहीं ना कहीं रिज्यूमे में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि भाई एक ही पेज का रिज्यूमे हो तो हम सारी बात नहीं लिख पाते उस एक पेज में, लेकिन आपके पास फिर लिंक्डइन है जिसमें आप अपनी सारी कहानी बयान कर सकते हो। तो ये तो बात आ गई प्रोफाइल बनाने की। अब बात करते हैं स्किल्स की। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड होनी बेहद ज़रूरी है, और अगर वो पाइथन हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पाइथन इज़ लाइक विराट कोहली ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। लाइक वो गॉड लेवल है। और विराट कोहली पे जैसे में भरोसा है ना कि भाई ये बंदा जिता देगा इंडिया को, तो सिमिलरली पाइथन ऐसी चीज़ है कि डेटा साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट आप कर सकते हो पाइथन में। ओके। अब भले ही वो टेक्स्ट रिलेटेड हो, मशीन रिलेटेड हो, पिक्स रिलेटेड हो, वीडियो रिलेटेड हो, कोई भी काम हो पाइथन के थ्रू हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो यही रिकमेंड करूँगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सही कर लें। दूसरी चीज़ है SQL, जो डेटाबेस की लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उस पर मास्टरी होनी बेहद ज़रूरी है। तो अब आप ये पूछोगे कि हम कैसे मास्टरी करें। तो इसका तरीका जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स तो आके बोलेंगे नहीं कि भाई तुम अपनी कोडिंग सही करो या अपनी SQL सही करो। तो इसका एक तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि हम अपने कैलेंडर में रोज़ के 1 घंटा ब्लॉक कर दें प्रैक्टिस करने के लिए, कि भाई मुझे दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, भले वो पाइथन की हो, भले वो SQL की हो, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हो। पाइथन की हो तो ज़्यादा ठीक है, R की हो तो भी चलेगी। तो अगर आपको 1 घंटा ब्लॉक रहेगा, तो अगर आप आज ब्लॉक कर दो 31 दिसंबर 2024 तक 1 घंटा, जो भी आपको फ्री टाइम है जिसमें आप ना इंस्टाग्राम चलाओगे, ना फेसबुक चलाओगे, ना कुछ करोगे, वो 1 घंटा आपको खुद देना है। तो उस 1 घंटे में आप अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल करते रहो, ताकि इट्स नॉट अ ओवरनाइट गेम। लाइक आज जो दुनिया का बेस्ट प्रोग्रामर होगा ना, वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं बेस्ट प्रोग्रामर हूँ, क्योंकि उसके पास भी सीखने को बहुत कुछ होगा। तो हम तो बेस्ट हैं ही नहीं अभी। तो हमें धीरे धीरे करके मेक श्योर करना है कि हमारी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि वो जो कैलेंडर में आपने 1 घंटा मार्क कर दिया या 1 घंटा ब्लॉक कर दिया ना अपना, वो आपका एज अ पेरेंट वर्क करेगा। जैसे बचपन में हमारे मम्मी पापा नहीं कहते थे कि भाई काम करो, होमवर्क करो, करके सो। तो जब आपका 1 घंटा जब वो शुरू होगा ना, तो कभी कभी आपको शायद लगे कि यार नहीं कर रहे। कभी कभी आदमी कॉम्प्लेसेंट हो जाता है कि नहीं आज मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे। लेकिन मैंने खुद पर्सनली नोटिस किया है कि जब आप एक दिन नहीं करोगे, दूसरे दिन भी आपका वो अलार्म होगा, नहीं करोगे, थर्ड डे अलार्म होगा, नहीं करोगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद अंदर से लगने लगेगा यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने खुद कैलेंडर बनाया था, मैंने एक इंस्पायर्ड ड्रीम रखा था कि मैं हर घंटे प्रैक्टिस करूंगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आदमी को खुद ही शर्म आने लगेगी खुद से, क्योंकि ये जंग आपकी खुद से है। आपको खुद को इम्प्रूव करना है। तो खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कॉम्पिटेंसीज हैं, जो फाइन न्यूएंसेस हैं, वो आपको एक्सेल करनी है। तो आप 1 घंटे कोशिश करोगे कि हाँ वो अपने आप हैबिट में ले आओगे।
तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आपको उस हैबिट में आना बेहद ज़रूरी है कि आपको 1 घंटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है, भले वो पाइथन हो, बड़ी एसक्यूएल हो। इसका मैं एक बहुत इफेक्टिव एग्जांपल देना चाहूँगा मेनांग। मैं भी देख रहा था, हमने जो फाइनल जीता इंडिया साउथ अफ्रीका का बारबाडोस में, तो हमारा सेमीफाइनल गायना में था इंडिया इंग्लैंड के साथ। गायना और बारबाडोस के बीच में हमें एक दिन मिला था। तो हमारी टीम, इंडिया की टीम गायना रात में ट्रेवल करके जब बारबाडोस आई तो उसके पास एक पूरा दिन था। और मैं स्टार स्पोर्ट्स पे देख रहा था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव, हर कोई नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहा था। तो यार वो इतने बड़े बड़े बैट्समैन जिन्होंने दुनिया अचीव कर रखी है अपनी फील्ड में, वो भी कोशिश करते हैं कि वो 1 घंटा उस पिच पे जाके उसकी फील लें, उसकी प्रैक्टिस करें, भले आधा घंटा करें लेकिन प्रैक्टिस करें। तो यार जब वो इतने बड़े बड़े बैट्समैन मेक श्योर करते हैं कि हम अपनी फील्ड से जुड़े रहें, हम जो फाइन न्यूएंसेस हैं, भले वो हुक हो गया, पुल हो गया, कवर ड्राइव हो गया, स्ट्रेट ड्राइव हो गया, थर्ड मैन पे हो गया, है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी ठीक करते रहें। जब वो लोग इस बात का ख्याल रखते हैं तो हम तो बहुत कम है उनसे। तो उसी चीज़ को मैं उजागर करना चाह रहा हूँ हमारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं कि दिन में 1 घंटा ज़रूर आप कोडिंग पे आप ध्यान दें। और आखिरी चीज़ ये है कि जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, वो जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो ये समझेंगे, जो कि मैं टेक्निकल टर्म्स यूज़ करने जा रहा हूँ, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हैं, जो कि क्लासिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं। किसी 3 या 4 एल्गोरिथम्स पे मास्टरी अगर हम कर लें तो उतना इफेक्टिव रहता है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू हैक देना चाहूँगा कि जब हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम सब कुछ मगअप कर लें, सब सीख लें, लेकिन हमें एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी समझनी होगी कि हमारा जो इंटरव्यू ले रहा होता है ना, उसको हमसे कम आता है, क्योंकि वो बंदा एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो अपने काम कर रहा होता है, अपनी कंपनी के काम कर रहा होता है। वो तो दिन भर बैठ के एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ रहा है ना, वो तो दिन भर बैठ के ब्रश अप नहीं कर रहा है ना, वो तो अपनी कंपनी का काम कर रहा है। उसका तो एक इंटरव्यू सेटअप हुआ आपके साथ, तो आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके साथ। आप ज़्यादा पढ़ के आए हो उससे, आपको ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो जो एक डर होता है वर्किंग प्रोफेशनल, जो इंटरव्यूई होता है, उसके एक दिल में डर होता है कि यार मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ये नहीं जाएगा। लेकिन आप उस डर को निकाल दो, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर से ज़्यादा आता है। तो बस ये है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि कॉन्फिडेंट रहना है, नर्वस नहीं होना है, और ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी जवाब दे रहे हो कॉन्फिडेंटली दो, और मेक श्योर करो कि आप प्रैक्टिस में रहो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे ना, वो 1-1 घंटे वाली प्रैक्टिस वही देखनी है इंटरव्यूअर को कि क्या आप ऑन द स्पॉट उस सवाल का जवाब दे पा रहे हो या नहीं। तो अभी आपने बात की इंटरव्यू की, तो लोगों को ना क्यूरियोसिटी होती है, मेरे को भी थी अपने टाइम पे, कि बाहर इंटरव्यूज कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर सेम होता है, प्रोसेस कैसा होता है। तो आई एम श्योर कि आप भी एक प्रोसीजर से गए होगे फॉर दी लाइक द इंटरव्यूज, जो जितने भी राउंड्स होंगे 5, 6, 7, 8, जितने भी EQ बैंक का जैसे भी प्रोसीजर होगा। सो वो इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, अगर आप नटशेल में वो हमें बता पाओ। और सेल्फ एक्सपेक्टेशन बंदा क्या रख सकता है, और स्कोप कैसा है यहाँ पे डेटा साइंस का। राइट। तो जो आम एक प्रोसेस रहता है मेनांग, वो ये रहता है कि राउंड 1 में टेक्निकल राउंड होता है। तो टेक्निकल राउंड, चलिए एक माइनस राउंड भी होता है जिसको हम कहते हैं रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड। उसको मैं कंसिडर नहीं करता एज अ राउंड, क्योंकि वो तो HR के ऊपर है कि HR ने आपका रेज्यूमे स्क्रीन कर दिया, अब आप फर्स्ट राउंड में आ गए तो वहाँ से बात करते हैं। फर्स्ट राउंड में जनरली ये होता है कि जो कंपनी के जो ऑलरेडी डेटा साइंटिस्ट हैं या जो टीम लीड हैं, वो आपको एक केस स्टडी दे देते हैं। तो उस केस स्टडी में प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा होता है, फिर नीचे उसके क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं पाइथन में या SQL में। तो वो टेक्निकल राउंड है। उसके लिए फिर आपको वो देते हैं 2 दिन कि हम आपको ये केस स्टडी दे रहे हैं, आप लीजिए, 2 दिन लीजिए, 1 दिन लीजिए, जो भी वो टाइम आप उनसे नेगोशिएट करें, उस 2 दिन में आपको वो केस स्टडी सॉल्व करनी है। अब उसमें मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाऊँ अगर, तो वो जो केस स्टडी देते हैं वो बेसिकली एक डेटा सेट होता है। तो उस डेटा सेट में वो CSV फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो PDF में भी हो सकता है, उससे रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस होते हैं। तो
हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं पाइथन लैंग्वेज में और उनका आउटपुट लाना होता है। अब वो आउटपुट जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वो बार्स, एंड बाय बार्स आई मीन चार्ट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या वो नॉर्मल CSV भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो जब आपने वो सॉल्व कर लिया केस स्टडी, आप वो दे दोगे, फिर जो सेकंड राउंड होता है वो टेक्निकल बंदों से होता है कंपनी के, जो कि उस जो आपने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कंपनी को, उस पर वो डिस्कशन करते हैं। तो उसमें आपको फिर जो हमारे डेटा साइंटिस्ट जो उस कंपनी में हैं, या जो टेक्निकल मैनेजर्स हैं या टेक्निकल रिक्रूटर्स हैं, उनको आपको बताना होता है कि आपका क्या मेथडोलॉजी थी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की, आपने क्या अप्रोच लिया, वो आपको बताना होता है उन लोगों को। और वो बेसिकली केस स्टडी के ही अराउंड रहती है कि आपने केस स्टडी की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें कैसे अप्रोच करी। थर्ड स्टेप में एक जनरल टेक्निकल राउंड होता है, जिसमें आपकी जो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, एंड बाय कंप्यूटर साइंस आई मीन डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड SQL, जो कि डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज है, इस पे क्वेश्चंस होते हैं। वो एक थर्ड राउंड है। उसमें बहुत ऐन मुमकिन है कि आपका हैंड्स ऑन देखा जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सेकंड राउंड में जो टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं वो अपने सीनियर्स को रिकमेंड करते हैं कि भाई इस कैंडिडेट का एक थर्ड राउंड भी होना चाहिए जिसमें हम लाइव कोडिंग चेक करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो एक आपको लिंक दे देती हैं, एक शेयर्ड लिंक होता है, और वहीं पे आपको ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन दिया जाएगा पाइथन का, या एक क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दिया जाएगा SQL क्वेरी का, और आपको वहीं पे ही पाइथन का एक करीबन 40-50 लाइन का कोड लिखना होगा, और वहीं पे आपको कोशिश करनी है टाइम बाउंड मैनर में 1 घंटे के अंदर आपको आउटपुट लाना है। और वो बहुत कंसाइज होना चाहिए, बहुत ही जिसे कहते हैं सकेंट होना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू प्रूव कि आपका जो अप्रोच था वो बेस्ट था। तो आपको कन्विंस करना है अपने टेक्निकल मैनेजर को कि आपने जो पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी है, जो SQL की स्क्रिप्ट लिखी है इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, वो बेस्ट है। तो ये आपका थर्ड राउंड होता है, ये भी 1 घंटे का होता है। और चौथा राउंड जो होता है वो नॉर्मल, अगर आपने ये 3 राउंड पार कर लिए तो फिर चौथा राउंड HR राउंड होता है, विच इज़ नॉर्मल सब्जेक्टिव राउंड। तो अब अगर मैं पे स्केल की बात करूँ, मैंने तो स्टार्टिंग सैलरी एक डेटा साइंटिस्ट की टोरंटो में या कनाडा में, पैन कनाडा, अराउंड 110 to 120,000 रहती है स्टार्टिंग सैलरी। 100,000 से? हाँ, 100,000 से स्टार्टिंग है। ओके। ये फ्रेशर की भी हो सकती है, और ये 1 या 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस की मान के चले तो होती है। अगर आपका फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है तो अब वो डिपेंड करता है कि वो 1-2 साल का फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस किस डोमेन में था। क्या वो डेटा एनालिस्ट में था, क्या वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था। बेस्ड ऑन दैट 95% 100,000 की सैलरी रहती है डेटा साइंस में। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता चला जाता है, जैसे जैसे आप कैरियर ट्रेजेक्ट्री में ग्रो करते चले जाते हो, ये वहाँ से बिल्डअप ऑन होती चली जाती है। बट 100,000 इज मिनिमम पैकेज या मिनिमम कंपनसेशन विच वन शुड डेफिनेटली एक्सपेक्ट once you are going for a data science job. तो आपने ये बताया कि सैलरी अराउंड 100,000 की स्टार्टिंग है, तो इसमें करियर ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है किसी भी वर्किंग बंदे की जो इस फील्ड में है, और उसका स्कोप कितना हो सकता है, एंड वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, लाइक डाउन द लाइन इफ यू थिंक अबाउट नेक्स्ट 10 years, तो वो कहाँ जा सकता है, लाइक वो मैनेजमेंट में या टॉप लीडरशिप में ऐसा कुछ, एंड क्या पे वो एक्सपेक्ट कर सकता है उस टाइम पे? राइट। तो इसमें मैंने जो कैरियर ट्रेजेक्ट्री है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में तो आप डेटा साइंटिस्ट रहते हो, फिर पहले मैं टाइटल्स बताता हूँ, एंड देन I'll go about the career trajectory and the compensation which is associated with them. तो डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, उसके बाद प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, फिर लीड डेटा साइंटिस्ट, और आखिर में आप VP या वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हो पूरी डेटा टीम के। तो डेटा साइंटिस्ट का मोरलेस ये रहता है कि वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करता है, सिर्फ एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट दे दिया जाता है उसको, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 100,000 के आसपास रहती है। सीनियर डेटा साइंटिस्ट में आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मोर देन वन प्रोजेक्ट,
लाइक 2 या 3 पैरेलल क्लाइंट्स को आप हैंडल कर रहे होगे, इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहे होगे उन्हें, और एंड टू एंड जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, विच इंक्लूड्स interacting with the clients, gathering their requirements and building the whole machine learning and data science pipeline, वो आप कर रहे होगे एंड टू एंड 2 से 3 प्रोजेक्ट्स में। वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है सीनियर डेटा साइंटिस्ट में। इसमें जो कंपनसेशन रहता है वो अराउंड 120 to 125,000 रहता है। प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो एक मैनेजरियल रोल है। उसके अंदर आप, अगर आप प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट हो तो यू आर लीडिंग अ टीम ऑफ 5 to 6 डेटा साइंटिस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये जो डेटा साइंटिस्ट हैं ये डिफरेंट वेरिएंट्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पेसिफिक डेटा साइंटिस्ट हो सकते हो, या आप कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स के डेटा साइंटिस्ट हो सकते हो। डिफरेंट वेरिएंट्स के हो सकते हो। तो जो प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट होता है, ही इज़ लीडिंग a team of 5 to 6 data scientists। तो यहाँ पे जो compensation रहता है Manan, it's around 150 to 160,000 Canadian dollars। फिर आते हैं लीड डेटा साइंटिस्ट में, जिसका काम होता है कि 2-3 प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट अक्रॉस टीम काम कर रहे होते हैं। एंड बाय क्रॉस टीम आई मीन डेटा साइंस, डेटा इंजीनियर और डेटा पाइपलाइनिंग। ये जो 3 डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, इन तीनों को पैरेलली हैंडल करने का काम लीड डेटा साइंटिस्ट का होता है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं अक्रॉस डेटा साइंस, अक्रॉस डेटा इंजीनियर। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा डेटा इंजीनियरिंग और डेटा पाइपलाइनिंग के, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि डेटा साइंस के साथ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम भी काम कर रही होती है और एक फ्रंट एंड टीम भी काम कर रही है। जैसे अगर आप एक नॉर्मल, अगर आप एक इमेजिन करो एक प्रोडक्ट जिसमें फ्रंट एंड भी है, आई मीन यूज़र इंटरफेस भी है, और बैक एंड भी है, लाइक डेटाबेस का भी काम है, उसके अंदर कुछ मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का भी काम चल रहा है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने का काम लीड डेटा साइंटिस्ट का होता है। वो ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो सैलरी एक्सपेक्टेशन रहती है हो जाती है वो अराउंड 180 to 200,000, या इससे भी 200,000 प्लस चलती है इसकी इस पोस्ट पे। तो यहाँ तक आने में मैनांक अराउंड 6 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस लग जाता है। मतलब अगर आप कोई लीड डेटा साइंटिस्ट हो, तो अगर कोई कंपनी जॉब रिक्वायरमेंट की एप्लीकेशन फ्लोट करती है लीड डेटा साइंटिस्ट की, तो वो 8 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगती है। तो आपको 8 से 10 साल लग जाते हैं इस पोस्ट पे आने पे। और आखिर में वीपी लेवल इज़ लाइक जिसे कह सकते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यू आर लीडिंग द होल डेटा टीम। तो कुछ जगहों पे ये वीपी जो लेवल है ये नहीं होता है। जो बिग बैंक्स हैं कनाडा में, या बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, या और भी बड़े जो रिटेल में या मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे बिग प्लेयर्स हैं, विच आर नॉट स्टार्टअप एंड नॉट मिड साइज कंपनीज, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पे ही वीपी की पोस्ट होती है। तो वीपी जो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो पूरी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम को देखता है। उसका काम सिर्फ टीम हैंडलिंग ही नहीं है, उसका काम ये मेक श्योर करना भी है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, और आपकी जो डेटा की टीम है, विच इंक्लूड डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट एज वेल, वो कितनी वैल्यू ऐड कर रही है। तो वो एक बहुत ही एग्जीक्यूटिव रोल हो जाता है, और वहाँ तक पहुँचने में तो 10-12 साल लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक कैरियर ट्रेजेक्ट्री है। डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, लीड डेटा साइंटिस्ट, एंड देन उसके बाद तो द वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू। और जैसे कि मैंने बताया, हर पे आपको कम से कम 2 साल तो बिताने पड़ेंगे हर एक कैरियर लेवल पे। तो वीपी डेटा साइंटिस्ट पे वी कैन से दैट वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 300,000। यस डेफिनेटली 300,000 डेफिनेटली। मतलब मैं ग्लास डोर पे और भी जगह पे मैंने जो सैलरी कंपनसेशन देखे हैं, सो इट्स अराउंड 300,000। ओके। सो अभी बहुत लोग ऐसे भी हैं, दोज हु आर नॉट इनटू टेक्निकल बैकग्राउंड, बट हम लोगों को एक्सपोजर है डेटा एनालिटिक्स का, डेटा एनालिसिस का, डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग का, और एआई के बाद तो आप देख सकते हो वर्ल्ड कैसे बदल गया है। सो बहुत सारे ऐसा पूल है लोगों का, दोज हु आर नॉट इनटू दीज फील्ड्स बट स्टिल दे वांट टू लाइक स्विच टू दिस फील्ड, क्योंकि
एक तो जो रिम्यूनरेशन है, हम्म, जो इसकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है जैसा आपने बताया। और तो सपोज कोई बंदा, सपोज करो बिजनेस, फाइनेंस या मार्केटिंग में जॉब कर रहा है, हम्म, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है खुद का, हम्म, उसको अब टेक्निकल फील्ड में स्विच करना है अराउंड डेटा, राइट, उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए? राइट। हाँ मेनाक, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो हमारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं और वो डेटा साइंस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस लें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक एनालिटिकल माइंडसेट होना और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लाइफ में लेके आना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेट है या माइंडसेट है तो आप कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि आप एनकाउंटर करोगे डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, वो आप सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी है एनालिटिकल माइंडसेट, कि आप नंबर्स में सोचो हर चीज़ को। तो पहले तो शुरुआत खुद से करनी है कि अपने आप अपने माइंडसेट को, अपने सोचने के नज़रिए को बिल्कुल एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग जोन में ले आओ। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं वो पहले अपने आप को कुछ कोर्सेज में एनरोल करने की कोशिश करें, जैसे कि यूडेमी है, डेटा कैंप है, कोर्सेरा में बहुत से डेटा साइंस के कोर्सेज हैं जो कि 1 महीने के भी हो सकते हैं, एंड दे कैन बी ऑफ 2 months, 3 months एंड 6 months एज वेल। So based on their eager to learn and based on how fast they want to complete a course, वो इन कोर्सेज में एनरोल करें। और some of them are paid, some of them are not. मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि डेटा कैंप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डेटा साइंस के सारे कोर्सेज मॉड्यूल वाइज अवेलेबल हैं। और वो एक प्री रिक्विजिट भी कराते हैं कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्रॉम अ बिगनर ग्रो करना है टू एडवांस स्टेज, तो डेटा कैंप में और कोर्सेरा में भी फॉर दैट मैटर एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, पाइथन या आर, उसको पहले इफ़ेक्टिवली बूस्टअप करता है और उसके बाद फिर डेडिकेटेड कोर्सेज हैं। तो I'll personally prefer डेटा कैंप, लेकिन सेम चीज़ आप यूडेमी, यूडेसिटी, कोर्सेरा, यहाँ से भी आप डेटा साइंस के कोर्सेज कर सकते हैं। दूसरा जो एक सोर्स है लर्निंग का, वो यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं। कि ये सारे कोर्सेज तो पेड हैं, लेकिन अगर आप नॉन पेड या फ्री में अगर आप विदाउट पेइंग एनीथिंग कुछ लर्न करना चाहते हो ऑन द गो, तो यूट्यूब पे बहुत से वीडियो ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो कैसे इस फील्ड में आ सकते हैं। ये जो अभी तक मैंने जो बात बताई, ये एक बुनियादी नॉलेज या बुनियादी बेस बनाने के लिए है कि अब आपको पता है कि डेटा साइंस में ये एल्गोरिथम्स हैं और ये उनकी थ्योरी है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको डेटा साइंस की फील्ड में एक्सेल करना है तो बेहद ज़रूरी है कि आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपने थ्योरी में सीखा है वो आप प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपका बहुत इफ़ेक्टिव हो और बहुत फास्ट पेस्ड हो। तो इसके लिए kaggle.com एक वेबसाइट है, एंड आई स्पेल इट आउट फॉर आवर व्यूअर्स, KAGGLE, Kaggle। तो Kaggle जो है इट्स अ वेबसाइट जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज़ मिलेंगी, जिनके ऊपर आपने जो सीखा है यूडेसिटी, यूडेमी या यूट्यूब ट्यूटोरियल पे, उसमें आप कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाइए और उसको आप एंड टू एंड सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो उसमें प्रॉपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये इसके कंस्ट्रेंट्स हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको ये इन कंस्ट्रेंट्स के साथ वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करनी है। तो Kaggle इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपने जो थ्योरी में जो सीखा है उसको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, उसमें पहले राउंड में केस स्टडी दी जाती है जिसमें टेक्निकल रिक्रूटर आपको एक केस स्टडी दे देता है, 2 दिन देता है और आपको सॉल्व करना होता है। ये केस स्टडी यही Kaggle की है। तो अगर आप Kaggle करते रहोगे, अगर फर्स्ट करिए आपने 10-12 केस स्टडी सॉल्व कर ली
कैगल पे इफेक्टिवली, तो आपको पहले राउंड में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप प्रिपेयर्ड हो कि जो भी कंपनी आपको फर्स्ट राउंड देगी, आपने वो ऑलरेडी देख रखे हैं उसके सिमिलर, तो आप बहुत इफेक्टिवली और बहुत एफिशिएंटली आप राउंड 1 अकम्प्लिश कर लोगे। और मैं यहाँ पे एक हैक और बताऊंगा कि कैगल में एक डिस्कशन पोर्टल भी होता है। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपसे पहले जिन लोगों ने सॉल्व किया है वो अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हैं कि मैंने ये अप्रोच ली, मैंने एक्स अप्रोच ली, मैंने वाई अप्रोच ली, या मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो आप वो पढ़ो। वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब वो अकम्प्लिश कर लें उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, तो वो पढ़ें। तो उससे क्या होगा, जो आपका राउंड 2 है, जिस राउंड 2 में इंटरव्यू राउंड 2 में जो बंदा हमारे इंटरव्यू पूछते हैं कि आपने इसको कैसे अप्रोच किया, उसके क्या कंस्ट्रेंट्स थे एंड ऑल, तो अगर आप वो पढ़ रखोगे तो आपको पता होगा कि आप कैसे आर्टिकुलेट कर सकते हो अपने आंसर्स को। तो कैगल से दोनों आपके एटलीस्ट 2 राउंड तो आप निकाल लोगे आराम से। और जो तीसरा राउंड था आपका, जो मैंने कहा था कि एसक्यूएल और पाइथन की ज़रूरी है, वो आपका निकलेगा वो 1 घंटे की प्रैक्टिस से जो आप डेली कर रहे होते हो। तो जैसे कि एक मैं यहाँ पे एनालॉजी बताऊंगा कि जो विराट कोहली ने जो मेलबर्न में हारिस रऊफ को सामने छक्का मारा था, तो फिर पूछा गया विराट कोहली से कि आपने ये छक्का कैसे मार दिया, इसकी तो प्रैक्टिस कितनी बार करी आपने? तो विराट कोहली ने कहा इसकी तो मैंने आज तक प्रैक्टिस ही नहीं करी, ये मैं भी हैरान हूँ कि मैंने ये शॉट कैसे मार लिया। तो स्टार स्पोर्ट्स पे शायद संजय मांजरेकर ने ये बात कही थी कि विराट कोहली ने पिछले 12 साल में या 15 साल में जितनी भी प्रैक्टिस करी है, या जितने भी शॉट्स खेले हैं नेट्स में, या जितनी भी प्रैक्टिस करी है, कायनात ने उस पूरी प्रैक्टिस का निचोड़ उस एक मूवमेंट में विराट कोहली को दे दिया कि हारिस रऊफ की बाउंसर को उसने बैकफुट पे जाके पंच किया। तो वो एक मूवमेंट में इनकलकेट होके आ गया निचोड़। तो यहाँ पे मैं इस चीज को ऐसे लाना चाहूंगा कि वो जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो ना 1-1 घंटे की, राइट, भले ही आपको वो चुभेगी कि यार मैं क्या ये लेके बैठ गया हूँ, लेकिन कोई ऐसा दिन होगा जिसमें आपने कोई ऐसी चीज करी होगी प्रैक्टिस के दौरान जो आपकी वो 3rd राउंड में क्लिक कर जाएगी। कायनात आपको उस 1-1 घंटे की मेहनत वो एक 3rd राउंड में किसी ना किसी तरीके से निकाल के दे देगी। और उस कंपनी में ना दे अगर, कोई बात नहीं, आप तो कई इंटरव्यूज दोगे ना, आप एक कंपनी में दोगे, दूसरी कंपनी में दोगे, कोई एक कंपनी में तो आपकी वो चीज क्लिक कर जाएगी ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी प्रैक्टिस ना छोड़ें, कायनात आपको उसका फल देर सवेर जरूर देगी। और उनका जॉब लेने का अप्रोच क्या होना चाहिए? जैसे आपने लिंक्डइन की बात करी थी, सो ओके, एजुकेशन सारी हो गई है इस फील्ड में, लिंक्डइन प्रोफाइल इज रेडी, प्रोजेक्ट्स आर रेडी, अब अप्रोच क्या होनी चाहिए कि वो फर्स्ट इंटरव्यू राउंड उनको मिल जाए? हाँ मीनाक्षी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये एक बहुत चैलेंज है मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लिंक्डइन पे, जो कि एक नेटवर्किंग साइट है, यहाँ पे आप बहुत एक्टिव रहो सबसे पहले तो। और एक्टिव होने का ये मतलब नहीं है कि आप बस लॉग इन करके फीड्स देख रहे हो। यहाँ पे एक्टिव होने का ये मतलब है कि आप अपनी फील्ड के लोगों को रीच आउट करो, उनसे कनेक्ट करो। फॉर एग्जांपल आप हायरिंग मैनेजर्स देखो कि आपकी फील्ड में, फॉर एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, डेटा साइंस में एक सब फील्ड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो आप ये देखो कि टोरंटो में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे कौन कौन कंपनीज काम कर रही हैं। गूगल पे सर्च कर लिया, उन कंपनीज के उन कंपनीज को आप सर्च करो लिंक्डइन पे, तो उन कंपनीज के फिर बंदे आ जाते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ कौन कौन है। उसमें आप जस्ट रैंडम सर्च करो कि अच्छा ये एचआर हैं, आप उन एचआर को फॉलो कर लो। या फिर आप उस कंपनी के डेटा साइंस के जो टेक्निकल मैनेजर्स हैं, ये जो डेटा साइंटिस्ट हैं, उनको आप रिक्वेस्ट सेंड करो। क्योंकि आपकी प्रोफाइल और उनकी प्रोफाइल यकसा हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सब आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आपने 100 रिक्वेस्ट भेजी और या 100 कनेक्शंस भेजे, अगर वो 10 भी एक्सेप्ट हो जाएं, तो एटलीस्ट आप उनसे पर्सनली चैट कर सकते हो कि मिस्टर XYZ, गुड मॉर्निंग, मैं ऐसे एस्पिरेंट हूँ, क्या आपकी फील्ड में अगर कोई ओपनिंग है तो आप हमें अगर आप मेरे उसको अगर आप मेरी प्रोफाइल को अगर रिकमेंड कर पाए। तो एक तरीका तो ये है कि आप पैसिवली लिंक्डइन पे अपने नेटवर्क इन्हांस करने की कोशिश करो। मैं ये करता हूँ। जब मैं कनाडा आया था तो मैंने
ये देखा कि मेरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, फॉर एग्जांपल मैं, क्योंकि मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, मैंने देखा था कि कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, मैंने लिटरली यही अप्रोच फॉलो करी थी। मैंने डेटा साइंटिस्ट उस कंपनी के जो 5-6 कंपनीज मैंने जीरो डाउन करी, उनके मैंने डेटा साइंटिस्ट को भी रिक्वेस्ट भेजी, मैंने उनके एचआर को भी रिक्वेस्ट भेजी। सबने एक्सेप्ट नहीं करी, लेकिन जिसने एक्सेप्ट कर ली उनको मैंने पर्सनली रीच आउट किया और शेमलेसली रीच आउट किया। मतलब इसमें ना आपका कोई नुकसान है ना उनका कोई नुकसान है। लिंक्डइन तो है ही इसीलिए कि आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ाओगे। सो रीच आउट टू देम शेमलेसली और उनसे पूछिए कि क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग है, अगर है तो ये मेरी प्रोफाइल है, आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं क्या। ये तो उस चीज़ का जवाब है कि अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप कनाडा में नहीं हैं। अब अगर आप कनाडा में हैं तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कंपनीज प्रेफर करती हैं कि आप यहाँ हों तो आपके वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हों और आप यहाँ पे ही रहें तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जॉब हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे जब आप अगर आप हो तो आप लिंक्डइन पे ही मैं प्रेफर करूँगा कि आप देखिए कि कहीं पे वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं क्या अपनी फील्ड के। अगर वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप फोरम्स ज्वाइन करिए, कॉन्फ्रेंसेस ज्वाइन करिए। फॉर एग्जांपल टोरंटो में भी थोड़ी देर पहले बिग डेटा की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेनांग कि वहाँ पे आपको अपनी फील्ड के बहुत से कलीग्स या बहुत से प्रोफेशनल्स मिल जाएंगे। तो अगर आप जॉब सीख कर रहे हो और अगर आप बिग डेटा कॉन्फ्रेंस में जाओ, जो कि यहीं टोरंटो में CN टावर की ही पास हुई थी एक कन्वेंशन सेंटर में, तो आप रीच आउट करो उन लोगों को, आप उनसे इंटरेक्ट करो, उनसे बात करो कि मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये स्किल सेट है, और होमवर्क करके जाओ। अब होमवर्क कैसे करोगे आप कि उस बिग डेटा कॉन्फ्रेंस की, ये मैं सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस की एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कॉन्फ्रेंस अपना स्केड्यूल पब्लिक कर देता है वेबसाइट पे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप वॉलमार्ट ने अगर स्टॉल लगा रखी है, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट ने स्टॉल लगा रखी है, तो आप वॉलमार्ट पे रिसर्च करके जाओ, प्रिपेयर होके जाओ कि वॉलमार्ट किस चीज़ पे काम कर रही है अभी फ़िलहाल, उनकी टीम से आप पर्सनली इंटरेक्ट करो। तो हो सकता है, बहुत ऑप्शन है कि वो आपको वहीं पे ही कहेंगे कि अच्छा आप हमसे आके मिलिए। इसका बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जांपल है, जब मैंने EQ बैंक ज्वाइन करी थी अगस्त 2022 में, तो अक्टूबर 2022 में ही बिग डेटा कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड करी थी। तो बहुत से कंपनीज ने अपनी स्टॉल्स लगाई थी, वॉलमार्ट ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, EQ बैंक ने भी लगाई थी, और BMO ने, TD ने, स्कॉशिया बैंक ने, बहुत लोगों ने लगाई थी। तो मैं वॉलमार्ट के ही सेक्शन में गया और वो लोग मार्केट बास्केट एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट है डेटा साइंस में, उस पर काम कर रहे थे। तो उनके डेटा साइंटिस्ट भी वहाँ मौजूद थे, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने उनको बताया कि मैं इन फील्ड पे काम करता हूँ। उन लोगों ने भी मुझसे बात करी, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड मेनांग कि उन्होंने मुझको अपना कार्ड दिया और उन्होंने कहा कि माज, हम आपसे मिलना चाहते हैं कि आप हमें आके विजिट करिए ड्यूरिंग आवर फ्री टाइम, उनके ऑफिस में, एंड लेट्स नो ईच अदर बेटर। तो वो जो डिस्कशन था वो बहुत इनफॉर्मल था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अब इस इनफॉर्मल को, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड होके गया था, वो इस इनफॉर्मल को फॉर्मल करना चाह रहे थे। प्रोबेबली हो सकता है कि वो मुझसे डिस्कशन करके मुझे एक जॉब ऑफर भी दे देते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% श्योर शॉट ऑप्शन है, बट इट डेफिनेटली ओपन अप एवेन्यूज फॉर यू। सो इन अ नटशेल, आप अपने लिंक्डइन पे नेटवर्किंग जबरदस्त बनाइए, रीच आउट टू द HR शेमलेसली, रीच आउट टू द डेटा साइंटिस्ट शेमलेसली, मैसेज करिए उन्हें, उनको फॉलो करिए। और अगर आप कनाडा में हैं तो आप बिग डेटा की कॉन्फ्रेंसेस, डेटा साइंस की कॉन्फ्रेंसेस, उनके फोरम्स अटेंड करिए, इंटरेक्ट करिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर आप जिसे कहते हैं डे बाय डे, अगर आप ये प्रोसेस करते रहेंगे, आई एम श्योर कोई ना कोई एक जॉब ऑफर तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। Okay, good to know that. So in every podcast we keep a session जहाँ पे गेस्ट एक की टेकअवेज के बारे में बात करता है। So जो भी हमें ऑडियंस सुन रही है उनको क्या इससे ऐसे
पॉइंट्स या फिर एसएन को क्या लेके जाना चाहिए जो उनकी हेल्प कर पाए. So like this is for all the people who are looking to switch into a technical background or who are data scientists in India. तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो मैं की टेक अवे मेरे यही है कि कोशिश करिए कि अपनी प्रैक्टिस मेंटेन रखिए. नंबर 1, जैसे कि मैंने कहा कि डेली 1 आवर प्रैक्टिस पाइथन की या एसक्यूएल की वो बहुत ज़रूरी है. नंबर 2, अपनी जो लिंक्डइन पे जो अपनी नेटवर्किंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए. नंबर 3, अपनी जो प्रोफाइल है उसमें, जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसमें प्रोजेक्ट्स को बहुत इलेबोरेटली डिस्क्राइब करिए विद इम्पैक्ट, कि हर प्रोजेक्ट का आपने कंपनी पे क्या, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट डाला, बी इट मॉनिटरी फंड्स, be it revenue fronts, be it on any metric. For example, click through rate ही बढ़ा दिया अगर आपने, आपके किसी मॉडल ने आपकी कंपनी का click through rate बढ़ा दिया या conversion rate बढ़ा दिया, वो भी आप मेंशन करो. और चौथी चीज़ ये कि कैगल पे कोशिश करो आप कि केस स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो और अपने आप को मेक श्योर करो कि स्किलफुल बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा. और इसका मैं एग्जाम्पल वही दूंगा कि जब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारी टीम जब फाइनल में जा रही थी उसके पहले भी वो एक दिन उनको मिला, उसमें भी वो प्रैक्टिस कर रही थी. सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जब वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो हम लोग भी प्रैक्टिस करके डेटा साइंस की जॉब ले सकते हैं. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच मास, बहुत मज़ा आया एंड बढ़िया. मेरे को पता है लाइक श्योर पक्का जो भी लोगों में सुन रहे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस लाइफ को जानना चाहते हैं कैसी होती है और जॉब प्रोसेस क्या होता है विद द सैलरी एक्सपेक्टेशंस, स्केल, आपने सब इतना कुछ अच्छे से बताया एंड विद द फर्स्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस. क्योंकि मेरे को भी लगता है कि अगर किसी से कोई चीज पता लग जाए जो ग्राउंड रियलिटी बता रहा है ना जी. तो वो बेस्ट चीज है लाइक जी. और आई थिंक वो पूरा एक वो बन गया है जो माहौल होता है ना कि जो सारी चीजें हम जानना चाहते हैं. जितनी भी मेरे क्वेश्चंस थे आपने सब कुछ आंसर करा, तो थैंक यू सो मच ऑन दैट पार्ट. इट वाज लाइक एन ऑनर टू हैव यू ऑन द शो. और इसी के साथ गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड जो इस टेक्निकल रोल में स्विच करना चाहते हैं, इस फील्ड के बारे में ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता है, तो उसको ये जरूर पॉडकास्ट भेजना ताकि उसकी हेल्प हो पाए. तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में.